Hello everyone, today we are going to discuss MPPSC syllabus, that is old one and the new one. MPPSC का नया सिलेबस 2020 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी जो मेंस होने वाला है वो 2019, दैट शुड बी द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस। तो एक ओल्ड है और एक नया सिलेबस है, कुछ इसमें प्रावधान है, कुछ चेंजेस हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो हमें मेन सब्जेक्ट्स को समझ लेना है कि उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले जो जीएस फर्स्ट होता था उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी हुआ करते थे, दैट मीन्स ओल्ड वाले में हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखा गया है। तो न्यू वाले में क्या है, न्यू वाले में आप देखेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही है, लेकिन पहले वाले पेपर में कुछ इंटरनल कंटेंट्स को चेंज कर लिया गया है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अब नए सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, जो कि पहले वाले सिलेबस में हुआ करता था। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, यहाँ भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कुछ इंटरनल कंटेंट्स को चेंज कर दिया गया, वो हम बाद में भी देखेंगे। GS2 में क्या है, GS2 में पहले हुआ करता था पॉलिटी और हेल्थ स्कीम, जो आपकी कुछ एक्ट्स भी इसके अंतर्गत आते थे। लेकिन सेकंड वाली जो GS2 है और नए सिलेबस में उसमें पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी को ऐड ऑन कर दिया। इकोनॉमिक्स जो है वो पहले ओल्ड सिलेबस में पार्ट 3 में हुआ करता था, लेकिन अब उसे यहाँ पर जगह दी गई है, दैट मीन्स GS2 का पार्ट होगा। GS3 जो है पहले वाले ओल्ड सिलेबस में साइंस टेक और इकोनॉमिक्स के साथ हुआ करता था, दैट मीन्स पार्ट ए साइंस टेक्नोलॉजी साइंस और पार्ट बी होता था इकोनॉमिक्स। लेकिन नए वाले सिलेबस में यहाँ पर हम देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी रखा गया है। इसका मतलब ये है कि तीसरा वाला जो पार्ट है इसकी टोटल 10 की 10 जो यूनिट होंगी वो सारी की सारी साइंस टेक से रिलेटेड होंगी। साइंस एंड साइंस टेक कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड वाला पेपर कंप्लीटली इसी से रिलेटेड होगा। तो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर पहले था वो अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है वो GS2 में। तो कुछ चेंजेस इस तरीके से किए गए हैं, हालांकि पढ़ना सभी है आपको। GS4 दैट इज़ रिलेटेड टू द एथिक्स, और यहाँ भी एथिक्स ही है, लेकिन एथिक्स के साथ साथ कुछ थिंकर्स में परिवर्तन किए गए हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक को ऐड ऑन किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पेपर की ओर। फिफ्थ पेपर जो है हमारा हिंदी, और हिंदी के साथ ग्रामर पूछी जाती थी, व्याकरण पूछा जाता था। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। इंटरनल कंटेंट्स में चेंज है जो हम आगे देखेंगे। अगला पेपर है हमारा निबंध का, ऐसे का, जो और यहाँ पर ऐसे के साथ साथ लेटर राइटिंग को भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का। तो इस तरीके से ये मोटे तौर पर हमने सब्जेक्ट्स सबको समझा है कि कहाँ हिस्ट्री है, कहाँ ज्योग्राफी है, कहाँ किस तरीके है। अब हम यहाँ थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को भी समझ लेते हैं। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा। तो न्यू सिलेबस में हम देखेंगे कि टोटल आपके 6 पेपर हैं, और न्यू सिलेबस के हिसाब से हमने देखा कि उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये हमने पिछले सेक्शंस में देखा। अवधि यदि देखें, ड्यूरेशंस ऑफ द पेपर मीन्स जो है 3 घंटे के पेपर होंगे, शुरू के 4 पेपर। आगे के जो इसके अलावा 5वां पेपर भी आपका 3 घंटे का है, और 6वां पेपर जो है 2 घंटे का होगा। यदि हम पूर्णांक की बात करें, दैट मीन्स द मैक्सिमम मार्क्स दैट इज़ वो आपके शुरू के जो 3 पेपर हैं वो 300 मार्क्स के होंगे, 600 नंबर 900 नंबर यहाँ पर हो गए। इसके अलावा हम देखेंगे ये 200 के होंगे चौथा और 5वां, और अगला पेपर जो है इस तरीके से 1400 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। और इनमें यदि 175 को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपके 1575 पर आपकी रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। मीडियम की बात कर लेते हैं। तो मीडियम जो है शुरू के 5 पेपर के लिए हम देखेंगे, शुरू के 4 पेपर के लिए हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जबकि 5वें और 6ठे में हम देखेंगे हिंदी ही रहेगा। ऑफ कोर्स हिंदी को हिंदी मीडियम में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5वां और 6वां पेपर जो पूर्णतः हिंदी मीडियम से रहेगा। अब मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन आते थे वो 3, 6 और 15 के आते थे। हम इसे 3 सेक्शन में देख सकते हैं, अति लघु उत्तरी दैट मीन शॉर्ट, और मीडियम और दीर्घ उत्तरी। वैसे ही यहाँ पर भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 3, 5, 11। तो 6 नंबर को कन्वर्ट करके अब 5 बोला गया है, 15 को कन्वर्ट करके अब 11 बोला गया है। तो इस तरीके से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नए सिलेबस में खास बात ये रहेगी कि हर चीज़ के लिए हर चीज़ को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हर जो ये 3, 5, 11 के टोटल हम देखेंगे कि
क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो समझेंगे, और इन डिस्ट्रीब्यूशंस को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे यदि 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में से हर यूनिट से हम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, और इस तरीके से ये हो जाएंगी 150 नंबर्स। तो पार्ट ए जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी 150 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से 300 का पेपर होगा। लेकिन ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होंगे, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनकी शब्द सीमा तय की गई है। तो जो अति लघु उत्तरीय है दैट मीन्स वो 1 पंक्ति या 10 वर्ड में हो जाएगा। सेकंड वाला जो है वो आपका 5 से 6 पंक्ति या 50 शब्द हैं, और जो ये वाला है वो है आपका 200 वर्ड्स का। तो इस शब्दों की सीमा में परिवर्तन किया गया है, इस तरीके से हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेंस्ट द मार्क्स एज वेल। कितने कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने मार्क्स के हुआ करते थे, क्या पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, उसको जान लेते हैं। तो ये तो हमने समझ ही लिया था कि 3, 6 और 15 नंबर के 3 प्रकार के क्वेश्चन आते थे। लेकिन क्वेश्चंस के कितने पर होते थे? तो 3 नंबर के ओल्ड सिलेबस में 15 क्वेश्चन आते थे, 6 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे, और 3 नंबर के 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारा जो है वो नंबर हो जाएंगे 14, दैट मीन्स 15 इंटू 3, 6 इंटू 10 और 15 इंटू 3, दैट मीन्स ये इस तरीके से 45, 60 और 45 मार्क्स के 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इनको यदि हम जोड़ दें तो लगभग कितना होगा, दैट मीन्स 150 मार्क्स, एंड देन 150 मार्क्स ये पार्ट ए के लिए हो गया। सिमिलरली ये पार्ट बी के लिए हम जब बात करेंगे तो ये मिलकर बना देंगे 150, और इसे ही कहा जाता था जीएस का पहला पार्ट। तो इस तरीके से पहला पार्ट तैयार हुआ करता था जीएस का 1, 2, 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि नए सिलेबस में क्या चेंजेस है। तो नए सिलेबस में हम देखेंगे 3, 5 और 11 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? तो 3 नंबर के तो 15 क्वेश्चन ही होंगे, दैट मीन्स वो फाइन रहेगा, 45 मार्क्स के होंगे। 5 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के 10 क्वेश्चन तो इस तरीके से 50 मार्क्स टोटल बनते हैं। 11 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, इससे बनते हैं 55 मार्क्स, और ये बना के ये मिलाकर बनाएगा 150 मार्क्स। तो ये जो घटनाक्रम है आप थोड़ा सा देखेंगे कंपैरिजन वे में, तो पुराने सिलेबस में 45, 60, 45 हुआ करता था, जो 45, 50, 55 कर दिया है। या यूं कहें कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से बराबर कर दिया गया। अब यहाँ इक्वलिटी दिखाई देगी, समानता दिखाएगी हर सेक्शन में। और इस तरीके से पार्ट बी और पार्ट ए होगा, और इसी तरीके से पार्ट बी होगा, ये मिलकर ही 300 मार्क्स बनाएंगे, और इस तरीके से GS1 का पेपर तैयार होगा। तो ये मैंने एक मोटे तौर पर कंपैरिजन वे में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो ये तो हमें समझ में आया है कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कितने क्वेश्चन आते थे, कितने प्रकार के होते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या हुआ करता था। ये वही चीज़ है मैंने जो अभी आपको समझाई है। 3 नंबर है और इस तरीके से, और जो क्वेश्चंस हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड किया है। 150 मार्क्स के होंगे, ये शब्द सीमा होगी, और 300 जो बताया है वही यहाँ पर इसी पैटर्न्स के आधार पर रहेगा। यहाँ पर हमें ये 150 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें एक एक सब्जेक्ट से और उसके डिटेल टॉपिक्स को देख लेना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में परिवर्तन हुआ है। जैसे हम सबसे पहले जीएस फर्स्ट की बात करेंगे और जीएस फर्स्ट के पार्ट ए की बात करेंगे। तो जीएस फर्स्ट के पार्ट ए में हमारा सब्जेक्ट है इतिहास या हिस्ट्री। ये रहा ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1.1 दैट इज़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन है, मध्यकाल है और एंशिएंट है। इसके अलावा एमपी और एमपी के कल्चर्स, उन सब चीज़ों की बात की गई है। तो नए सिलेबस में क्या चेंज हुआ है? तो नए सिलेबस में ये तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, और बाकी का ये जो सेक्शन है जो आप देख रहे हैं इसे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इकाइयों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 1.6 और 1.7 हम यहाँ देखें तो इन्हें यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका भारत का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास है, दैट मीन्स ये एंशिएंट हो जाएगा। इकाई 2 जो हो जाएगी वो मिडाइवल से रिलेटेड हो जाएगी। तीसरी जो है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी, और इसी तरीके से बाकी अन्य यूनिटों को भी डिवाइड कर दिया गया है। विशेष बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि 5वीं यूनिट जो है वो एमपी की रियासतों को जोड़ दिया गया है।
हालांकि पहले स्पेसिफिक नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर विशेष तौर पर इनके नाम मेंशन कर दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर विशेष तौर पर पढ़ना होगा। पहले सिलेबस में थी ये, लेकिन उनके नाम नहीं दिए गए थे, तो अब तो विशेष तौर पर क्वेश्चन बनेंगे। और क्योंकि हर यूनिट से हम देखेंगे कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर यूनिट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब उन यूनिट से वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो आएंगे ही। अब इसके बाद हम बात करते हैं GS1 के पार्ट बी की। GS1 का पार्ट भी होता है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि आपकी 3 सेक्शन होते हैं। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद दूसरा हो गया आपका इंडिया का ज्योग्राफी हो गया, और तीसरा MP की ज्योग्राफी। इस तरीके से 3 डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिए गए हैं नए वाले सिलेबस में। पहले वाले सिलेबस में ये कोई स्पेसिफिक नहीं था, मिक्स था यहाँ पर, तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपको केस स्टडीज़ दिख रही हैं, ये केस स्टडीज़ नए सिलेबस का पार्ट बिल्कुल नहीं रहेंगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे हम भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात कर दें, क्योंकि ये एक खास घटना है और जो भोपाल से रिलेटेड है। हालांकि बाकी घटनाएं भी खास घटनाओं से रिलेटेड हैं, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये विशेष तौर पर नहीं पूछी जाएंगी। हालांकि इनसे अभी तक क्वेश्चंस भी नहीं बने थे। नए सिलेबस में क्या चेंजेस कर दिया गया है ज्योग्राफी में, तो देखिए पहला वाला जो पार्ट होगा वो कंप्लीटली रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दिस वन तो स्पेसिफिक कर दिया गया, आप विशेष तौर पर उसको निर्धारित कर दिया गया। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, दूसरे वाले पार्ट में हम देखेंगे इंडिया की ज्योग्राफी है। इंडिया की ज्योग्राफी, उसमें पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड प्रोसेसिंग, ये सब वही चीज़ें हैं जो पिछले सिलेबस में भी थी, अब यहाँ भी ऐड कर दी गई। लेकिन इस यूनिट को 22 मतलब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे ही। इसके बाद तीसरा जो है वो आपका आता है MP की ज्योग्राफी है, और MP की ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें आपकी क्या क्या पूछा जाएगा, तो वही सब चीज़ हैं। तीसरा ये वर्ल्ड हो गया, ये इंडियन हो गया, और ये MP ज्योग्राफी। अगली जो चौथी यूनिट है और 5वीं यूनिट है, उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो चौथी यूनिट जो है वो वाटर मैनेजमेंट, पानी के प्रबंधन से है, जल प्रबंधन से है, ड्रिंकिंग वाटर से है, दैट मीन्स नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ये पहले भी था अभी भी है। 5वीं यूनिट पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तो ये जो यूनिट है वो साइंस सेक का पार्ट हुआ करती थी पिछले सिलेबस में। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यू सिलेबस, जबकि क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जैसे यदि हम बात करें जीपीएस की, तो जीपीएस इज ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जीआईएस, तो इसलिए इसे यहाँ पर रखा गया है। रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी के पार्ट थे, ज्योग्राफी के टेक्नोलॉजी के पार्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस सेक्शंस यूनिट 5 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हो गया ज्योग्राफी का सिलेबस। और अब हम बात करने वाले हैं GS2 के पार्ट A की। दैट मीन्स GS2 का पार्ट 2 ओल्ड सिलेबस में क्या हुआ करता था, पहले वो देख लेते हैं। तो पुराने वाले सिलेबस में हम देखेंगे पहले वाले सेक्शंस के अंतर्गत पॉलिटी हुआ करती थी, राजनीति हुआ करती थी, निर्वाचन आयोग, मीडिया की भूमिका, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकपाल, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, केंद्र राज्य के संबंध, संविधान, ये संविधान के संशोधन, अनुसूचियाँ, सब चीज़ें हुआ करती थी, जुडिशरी सिस्टम। नए सिलेबस में क्या है, तो नए सिलेबस में वही चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, सेम वही है, बस इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है यूनिट्स में। तो पहली वाली यूनिट्स हो जाएगी, उसमें आपके फेडरल सिस्टम को बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस को बताया। दूसरे वाली यूनिट्स में मतलब हम देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, आपके कमीशंस हैं, उनके बारे में बताया गया है, मध्य प्रदेश के कमीशंस, तो मेन कमीशंस को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तीसरी यूनिट जो है वो पंचायत रिलेटेड से है, पंचायती राज से रिलेटेड है। इसमें आपके कुछ कमीशंस को भी दिया गया है, मीडिया का रोल है, ये भी पहले हुआ करते थे और अभी भी है। इसके अलावा हम देखेंगे
कि जो नेक्स्ट यूनिट है, चौथी यूनिट पॉलिटी में, वो खास हो गई है क्योंकि ये थिंकर्स जो हैं वो इथिक्स से उठकर यहाँ पर आ गए हैं, इथिक्स से निकाल कर इनको यहाँ पर रखा है। हालांकि कुछ नए थिंकर्स ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण, ये पहले सिलेबस में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी नहीं थे, इनको ऐड ऑन किया गया है। कौटिल्य पहले सिलेबस में थे लेकिन पॉलिटी के अंतर्गत थे। अब हमें यहाँ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें पढ़ना होगा, गांधी जी को यहाँ पर पढ़ना होगा, लेकिन ये सब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। तो इस तरीके से ये चौथी यूनिट जो है वो इथिक्स के का ही एक परिवर्तित रूप है और वो यहाँ देखने को मिल रही है। पांचवी यूनिट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एंड पांचवी यूनिट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बेसिक कंसेप्ट यूनिट्स को एड ऑन कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटी जो है, पॉलिटी वाले सेक्शंस में पॉलिटी तो है ही, उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ थिंकर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है। ये नए सिलेबस के हिसाब से हो गया। GS2 का पार्ट 2 की चर्चा अब हम करने वाले हैं। GS2 के पार्ट 2 के अंतर्गत पहले बड़ा ही हौच पौच हुआ करता था। दैट मीन्स सम ऑफ द एक्ट इज कंसीडर इन दिस सब टॉपिक। इसके अंतर्गत एक्ट्स आया करते थे और एक्ट्स के अलावा हेल्थ है, हेल्थ के बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। और ये भी बड़ा ऐसा टॉपिक था जिसके जो टॉपिक्स होते हैं वो मिलते नहीं थे, एक बुक्स में नहीं मिलते थे। एजुकेशन सिस्टम है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेस है और वेलफेयर प्रोग्राम। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी चर्चा इसी टॉपिक के अंतर्गत की जाती थी। नए सिलेबस में इसे क्या कर दिया गया है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया है। हालांकि एक्ट्स हटा दिए गए हैं, दैट मीन्स सिलेबस में आप मेंशन नहीं होंगे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप एक्ट्स कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है पेपर 2 की, उसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी को रखा गया है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो पहली यूनिट्स में इस तरीके से थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, जबकि पहले ये 150 मार्क्स की हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इसे 30 मार्क्स पर प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब 30 मार्क्स तक ही इसको रखा जाएगा। वो बात अलग है कि पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा, लेकिन अब वो आएगा केवल 30 का ही। तो अब यहाँ देखिए, दैट मीन्स एग्रीकल्चर सिस्टम, नेशनल इनकम, ये सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। रिजर्व बैंक की फंक्शनिंग के बारे में पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले सिलेबस में मेंशन नहीं हुआ करती थी, अब उसे स्पेशली लिख दिया गया है। इसके बाद हम टैक्सेशन सिस्टम, GST, ये सब आ जाएगा। ये पहले भी था, अभी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पहले भी थी, अभी भी हैं। बस फर्क इतना है कि पहले इकोनॉमिक्स 150 मार्क्स की थी, लेकिन अब उसे लिमिटेड कर दिया गया है, दैट इज ओनली 30 मार्क्स। लेकिन पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स वैसे ही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। दूसरी यूनिट क्या है? दूसरी यूनिट जो दी गई है वो कंप्लीटली एमपी के रेफरेंस को इंडिकेट करती है। मतलब एमपी के इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करती है, डेमोग्राफिक्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके अलावा ह्यूमंस स्किल्स हैं, वो सब एमपी के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर एमपी के रिस्पेक्ट्स में क्रॉप्स है, सप्लाई है, इन सब चीज़ों की बात की गई है। फिजिकल एंड सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रॉप्स और उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो एमपी के यहाँ यूनिट 2 में रखे गए हैं। यूनिट नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 और 4 वही हैं जो पुराने सिलेबस की थी। HRD, एजुकेशन और प्रोग्राम, जो भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, जो भी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे वुमेन से रिलेटेड प्रोग्राम है, जो डिप्रेस क्लास है, निशक्त जन से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर आएंगे। ये पहला ही है। चौथी यूनिट जो है उस यूनिट्स को सोशियोलॉजी से जोड़कर देखा है। दैट मीन्स हम यहाँ देखेंगे कि जो चौथी यूनिट है दैट इज द पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी। ये चौथी यूनिट जो है वो नई यूनिट ऐड ऑन कर दी गई है। इसमें किस तरीके से सिविलाइजेशन डेवलप होती है उन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। रिलीजन और सेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये कंप्लीटली रूप से सोशियोलॉजी का पार्ट है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसको यहाँ पर चौथी यूनिट के अंतर्गत रखा है, जो कंप्लीटली रूप से नया है, पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन हम यहाँ देखेंगे पंचायती राज वगैरह है, ये रोल ऑफ पंचायत, ये पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ सेक्शंस हैं। इसके बाद आपका 5वीं यूनिट आता है, दैट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड, गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, WHO है, और ट्राइब्स ऑफ जो ट्राइब्स मध्य प्रदेश में हैं
और मध्य प्रदेश के हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। तो ये पहले भी हुआ करता था, इसको एक यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरीके से ये वाइटल स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते थे। तो इस तरीके से हमने देखे हैं कि अभी तक हमने GS2 के दो पेपर को टॉपिक टू टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं GS3 के पार्ट ए की ओर, और GS3 के पार्ट ए में हम देखते थे कि साइंस और साइंस टेक के साथ पूछा जाता था इकोनॉमिक्स पार्ट बी में। तो पार्ट ए में हम होते थे साइंस के अलावा कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसके अलावा आपकी साइंस टेक दैट मीन्स पेटेंट विज्ञान की ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, और इसके अलावा कुछ और हैं दैट मीन्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हैं, परंपरागत साधन हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हुआ करते। दैट मीन्स इसमें भी, इस टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हुआ करती, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है इस सेक्शन के नए सिलेबस की। लेकिन मैं आपको लेके आ गया हूँ GS3 पार्ट बी की तरफ। पहले हम उसे समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से GS थर्ड का न्यू पेपर जो है वो साइंस और साइंस के अन्य पेपरों से संबंधित है। तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल आपकी पेपर 2 में ऐड कर दी, हम इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ओल्ड सिलेबस में ये इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, टोटल 10 टॉपिक हुआ करते थे यहाँ तक ही, लेकिन ये 150 मार्क्स की हुआ करती थी। बट अब ये खत्म करके 30 मार्क्स की कर दी गई है, लेकिन किस पेपर में, GS2 में। तो आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं जो हमने पीछे देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें समझना है GS3 के न्यू सिलेबस को। तो GS3 दैट मीन्स नए सिलेबस में क्या है, तो कुछ टॉपिक्स साइंस के हैं। तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के साथ साथ बायो। तो ये आपका पूरा का पूरा साइंस वाला पार्ट यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। वर्क, पावर, एनर्जी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, एक्सेलरेशंस, ये फिजिक्स आपको समझ में आ रही होगी, ये एक फिजिक्स वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला पार्ट है, दैट मीन्स पार्ट बी है। पार्ट बी इज टोटली रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के सेक्शन हो गया। पहले पॉइंट हुआ करते थे, लेकिन अब उसे यूनिट कर दिया है। तो अब सबका बराबर वेटेज हो गया, मतलब फिजिक्स 30 की आएगी, बायो 30 की आएगी, और आपकी केमिस्ट्री भी 300 की आएगी, 30 की आएगी। अब यहाँ पर ये भी है, ये आपका बायो वाला सेक्शन है, और बायो भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट आप हो गए। चौथी यूनिट में क्या है, द चौथी यूनिट जो है टोटली रिलेटेड है कंप्यूटर से। ये एक नया है, इसमें वेब पेज, यहाँ पर पोर्टल, गवर्नेंस, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कंप्यूटर थोड़ा आपको डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि उसकी जनरेशन्स क्या है, कैसा है। जो प्रीलिम्स तक सीमित था, अब वो आपको मेंस में भी परेशान कर सकता है। इसके बाद हम आगे आते हैं 5 यूनिट, दैट इज टोटली रिलेटेड टू द मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स। तो ये भी हुआ करती थी पहले, और यहाँ पर 5 यूनिट दैट मीन्स ये भी कंपलसरी। जनरली लोग इसको स्किप कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज फिक्स कि यहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अगला जो है हमारा, वो हमारा यूनिट है आपका 6वां यूनिट, और 6वां यूनिट जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर प्रिवेंशंस। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये पहले GS2 के पार्ट 2 के अंतर्गत रहा करता था, हेल्थ से संबंधित है, इसे यहाँ पर जगह दी गई है। आयुष के बारे में बात किया गया है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की हेल्थ स्कीम्स हैं और उनके बारे में पूछा जाएगा। वैक्सीन प्रोग्राम है, जो वायरसेस से या जो आपके बैक्टीरिया से संबंधित होती हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट बनती है हमारी 7वीं यूनिट, और 7वीं यूनिट हो जाएगी वो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो साइंस टेक के अंतर्गत ये वाला सेक्शंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे बार को आपको पढ़ना होगा, SSC को पढ़ना होगा, ISSDC को पढ़ना होगा, डिफरेंट टाइप्स के लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, आपके क्लोन है, पेटेंट हैं, ये सारी चीज़ें, और बहुत से खास इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है जिन्होंने इंडियन टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके लोगों के नाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिक कर दिए गए टाइम साइंस टेक का 7 यूनिट, नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, इसके टॉपिक्स बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन पूछा जाएगा कितना, 30 मार्क्स का ही। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हर यूनिट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। टोटल GS थर्ड के पेपर में 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट को पूरी तरीके से A और B में डिवाइड नहीं किया गया है। मतलब
कंटिन्यूस मैं आपको बता रहा हूँ 8वीं यूनिट की ओर बढ़ते हैं, और 8वीं यूनिट जो है वो पहले भी थी, अभी भी है। एनर्जी, ऊर्जा सोर्स के बारे में बताया गया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल और डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी और उनकी प्लानिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद नवी जो यूनिट है वो क्या है, तो दैट मीन्स इसमें आप देखेंगे कि फिजिकल एंड इकोनॉमिक कल्चर्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये टोटली आपकी एनवायरनमेंट को समर्पित यूनिट हो जाएगी। एनवायरनमेंट को पहले वेटेज दिया गया था लेकिन इतना नहीं दिया गया था, अब इसके लिए स्पेशल 30 मार्क्स बना दिए गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि नए वाले सिलेबस में डाइवर्सिटीज और उनके नंबर जो है निर्धारित कर दिए गए हैं। अब देखिए एनवायरनमेंट एथिक्स, वैल्यू, सब चीज़ें एड ऑन कर दी गई। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं आपके, तो वो सब को भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आती है 10वीं यूनिट, और 10वीं यूनिट जो ज्योग्राफी के पार्ट से रिलेटेड थी लेकिन अब उसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ हम देखते थे जियोलॉजी जो टेक्नोलॉजी का पार्ट था, क्रस्ट, मेंटल, इसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे। हालांकि इसको अभी भी पढ़े बिना आपको ज्योग्राफी समझ में आएंगी, रॉक्स हैं ये सब इसमें आ जाएंगी। तो इसके लिए भी 30 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। एरोजन है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोर और रिसोर्स। तो 10 की 10 यूनिट जो है वो टेक्नोलॉजी की पूर्णता नहीं है। खास बात यह है कि उसके अंतर्गत सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए, मतलब ये मिक्स यूनिट है। तो साइंस टेक समझकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आपके 3 पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। Now this is the time to move on GS4. GS4 this is the basic old syllabus, ये old syllabus था। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो old syllabus में इस वाली यूनिट की बात करें तो ये जो यूनिट हुआ करती थी ये सभी यूनिट का एक निचोड़ हुआ करती थी। ये तो यूनिट डिफरेंट ही हुआ करती थी जिसमें थिंकर्स थे। तो सामान्यतः इन सारी यूनिट्स को पढ़ने के बाद ही आपको पहली वाली यूनिट समझ में आती थी, तो इसीलिए इस यूनिट को अब आगे वाली नए सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। यूनिट नंबर 1 में हम देखेंगे कि थिंकर्स हमें मिलेंगे जो पहले एथिक्स के यूनिट 2 में हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि कुछ नए थिंकर्स ऐड ऑन कर दिए गए, जैसे सॉक्रेट मतलब सुकरात को ऐड कर दिया गया है जो पहले नहीं थे। प्लेटो, एरिस्टोटल थे, लेकिन इसके बाद आएंगे आचार्य शंकर, चारवाक, ये पहले ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल नहीं थे। तो जो मैंने मार्क किए हैं वो नए सिलेबस के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जो महिला एजुकेशन के लिए काम करती हैं, उनका नाम भी यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि कुछ नए नए थिंकर्स यहाँ ऐड कर दिए गए। बाकी जितने भी हैं वो थे पहले, अभी भी रहेंगे। इसके बाद जो पेपर नंबर 2 जो यूनिट नंबर 2 है वो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल, ये 3 अलग अलग यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट बना दी गई है और ये कंबाइंड 2 पार्ट कहा जाएगा। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3 ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशंस, ये भी पहले था, सेम वही है। चौथी यूनिट जो है वो करप्शंस में रख दी गई है और 5वीं यूनिट्स में हम देखेंगे कि केस स्टडीज रख दिए गए। तो डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया गया है और उसके आधार पर ही उसको पेपर को नया बनाया गया। थिंकर्स के में परिवर्तन है GS4 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं GS5 जो है आपका हिंदी। तो हिंदी का पेपर जो होता था उसका ओल्ड सिलेबस कुछ इस तरीके हुआ करता था। इसमें आप को व्याकरण पूछा जाता था, लेटर्स पूछे जाते थे, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें। नए सिलेबस में क्या है उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, क्वेश्चंस के नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, लघु उत्तरीय, अलंकार इसमें ऐड कर दिया गया। ये बड़ा ही चैलेंजिंग होगा क्योंकि अलंकार पुराने सिलेबस में बिल्कुल नहीं था, अब 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें सब वही हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस उसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हिंदी का पेपर भी आपका देखने को मिलता है कि कुछ परिवर्तन है। अब GS6 की बात करते हैं। GS6 में पहले इस तरीके से 25 के 2 निबंध पूछे जाते थे और 50 का 1 पूछा जाता था। शब्द सीमा जो है वो 1000, 250 शब्द की हुआ करती थी। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनता था। लेकिन नए सिलेबस में क्या है, नए सिलेबस में खास बात यह है कि आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे। पहला वाला 1000 शब्द का,
जिसमें 50 अंक का निबंध लिखना होगा। दूसरा वाला जो निबंध है वो 25 का होगा। तीसरा वाला जो है निबंध हटा दिया गया है, उसकी जगह आपको लेटर्स लिखने होंगे और इस तरीके से 25 नंबर का लेटर हो जाएगा और ये 100 अंक के पेपर बनता है छठवां वाला। तो यहाँ भी कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 6 पेपर का एनालिसिस यहाँ ख़त्म होता है और एक एक कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया है। यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। हालांकि वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था जिसको एक ही वीडियो में रखना ज़रूरी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टडी ब्रिक्स चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।